आज हम पढ़ेंगे निमोनिया। तो निमोनिया के बारे में आज हम इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सब कुछ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा बाय द वेरियस माइक्रोब्स एंड अदर एजेंट्स एंड रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पेचेज और लोकलाइज्ड लंग्स। तो निमोनिया क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा। तो लंग्स की जो पेरेन्काइमा होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं निमोनिया। ये इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि कोई माइक्रोब से नहीं, बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट इनकी वजह से हो सकता है, फंजाई इनकी वजह से हो सकता है, और अदर एजेंट की वजह से हो सकता है। और ये क्या होता है कि लंग्स के अंदर पेचेज की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब कि पेच होते हैं स्किन पर, जिस तरीके से लंग्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इन्फ्लामेशन में अफेक्ट बोथ लंग और वन लंग विच में फिल विथ फ्लूइड और पस। इन्फ्लामेशन एक बार में दोनों लंग्स में हो सकता है या एक लंग्स में भी हो सकता है, और जो कि क्या हो सकता है, पस या फिर फ्लूइड के साथ भरे हो सकते हैं, मतलब उसमें पस या फ्लूइड भर सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। निमोनिया का अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो शुरू में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी, मतलब इसके कोजेज के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन। तो निमोनिया स्पेसिफिक निमोनिया होता है एक तो, और एक एस्पायरेशन निमोनिया। तो कोजेज का आधार पर दो पार्ट होते, दो टाइप की होती है निमोनिया। पहला स्पेसिफिक निमोनिया और दूसरा एस्पायरेशनल निमोनिया। शुरू करते हैं स्पेसिफिक निमोनिया। तो स्पेसिफिक निमोनिया में क्या होता है? द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक निमोनिया आर एज फॉलोइंग। मतलब पॉजिटिव एजेंट के हिसाब से या पॉजिटिव माइक्रोब्स के हिसाब से अलग अलग तरीके का निमोनिया होता है। पहला है बैक्टीरियल निमोनिया। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज कर सकती है निमोनिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसे न्यूमोकोकस भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमनली निमोनिया कोज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो सकता है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस और ई कोलाई की वजह से भी क्या हो सकता है? बैक्टीरियल निमोनिया। ये और इसमें आगे है वायरल निमोनिया। तो किसकी वजह से हो सकता है? एडिनो वायरस, मीजल्स और मिक्सो वायरस की वजह से। तीसरा फंगल निमोनिया, जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से हो सकता है। आगे देखते हैं सेकंड टाइप, एस्पायरेशनल निमोनिया। जो एस्पायरेशनल निमोनिया है वो किसकी वजह से हो सकता है? नाम से पता चल रहा है, एस्पायरेशन की वजह से। इसमें यदि हम गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट कर लेते हैं या फिर कोई और चीज़ एस्पायरेट कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? एस्पायरेशनल निमोनिया। इट अकर व्हेन गेग रिफ्लेक्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली। मतलब जो गेग रिफ्लेक्स होते हैं वो अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो ये होता है, क्योंकि गेग रिफ्लेक्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो जो भी फ्लूइड बाहर आएगा वो लंग्स के अंदर जा सकता है। गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो लंग्स के अंदर जा सकता है। द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया इंक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब इन कंडीशंस में एस्पायरेशन निमोनिया का चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, किसी की कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो, यानी सेमी कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, कोई पेशेंट कोमा में हो या सेमी कॉन्शियस हो, तो उसके अंदर क्या हो सकता है? एस्पायरेशन निमोनिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता है तो उसका गैस्ट्रिक फ्लूइड तो एस्पायरेट कर सकता है वो। एल्कोहलिज्म में भी इस पेशेंट को थोड़ा थोड़ा सेमी अनकॉन्शियस हो जाता है, सेमी कॉन्शियस हो जाता है, तो उस वजह से भी एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। तीसरा जी ई आर डी में क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट बार बार रिफ्लक्स होता रहता है इसोफेगस के अंदर और माउथ के अंदर, तो इस वजह से भी एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। अब दूसरा बेसिस है इसका क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड लंग टिश्यू। मतलब लंग्स का कौन सा टिश्यू अफेक्टेड हुआ उसके हिसाब से या उसके बेसिस पर निमोनिया तीन टाइप का होता है। लोबार निमोनिया, लोबिलार निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये तीन टाइप की होती है। लोबार में क्या होता है? पूरी लोब अफेक्टेड होती है लंग्स की। लोबिलार में सिर्फ लोबिल्स अफेक्टेड होती है। और इंटरस्टिशियल में इंटरस्टिशियल टिश्यू, जो अलग अलग कोजेज की वजह से होते हैं। तीसरा देखते हैं, निमोनिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ रैपिड द निमोनिया मैनिफेस्टेड। मतलब कितना जल्दी निमोनिया होता है उस आधार पर भी निमोनिया को तो क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है एक्यूट ऑनसेट निमोनिया, इसे टिपिकल निमोनिया भी बोल सकते हैं। तो सडन ऑनसेट डेवलप विद इन द 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन के भीतर भीतर ये डेवलप हो जाता है। सेकेंड है एटिपिकल निमोनिया, मतलब ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है।
एज ये सब एक्यूट ऑनसेट, मतलब सब एक्यूट ऑनसेट का मतलब है कि ये 1 वीक के समथिंग तो टाइम लेता है अकर होने में। इट में सेवरल डेज टू 1 वीक बिफोर अकरिंग, मतलब अकर होने से 1 सप्ताह तक का टाइम ले सकता है ये अकर होने में। तीसरा है क्रोनिक निमोनिया। क्रोनिक निमोनिया क्या होता है? इट टेक्स सेवरल वीक्स टू मंथ फॉर सिम्टम्स टू फुल्ली डेवलप। पेशेंट डेवलप साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसमें निमोनिया डेवलप होने में कुछ सप्ताह से लेकर महीने का समय लग सकता है। आगे इसके क्लासिफिकेशन ढंग से देखेंगे ब्रॉडली। अब देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम कम होता है उसमें निमोनिया ज़्यादा हो सकता है, और एज जिसकी 50 से अबव हो उसकी ऊपर उसके अंदर भी निमोनिया हो सकता है। चिल्ड्रंस के अंदर हो सकता है 2 साल से कम के में। मोर इन विंटर एंड रेनी सीजन, सर्दियों के दिनों में और रेनी सीजन में ज़्यादा हो सकता है ये। स्मोकिंग वाले पेशेंट में हो सकता है। COPD, यदि किसी को पहले से COPD की बीमारी हो तो उससे भी हो सकता है। COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो तो उसमें निमोनिया हो सकता है। एक्यूट एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, एक्यूट और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी ये हो सकता है। अब देखते हैं एक्विजिशन ऑफ निमोनिया, मतलब निमोनिया कैसे होता है। ऑर्गेनिज्म दैट कोज निमोनिया रीच टू द लंग बाय 3 मेथड, मतलब निमोनिया जो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म लंग्स तक पहुंचता है वो 3 तरीके से पहुंच सकता है। फर्स्ट है एस्पिरेशन फ्रॉम नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, या तो नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स से एस्पिरेट कर ले तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, एस्पिरेशन मटेरियल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स तक जा सकता है। मैनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कोज निमोनिया आर नॉर्मल इनहेबिटेंट्स ऑफ द फेरिंग्स इन हेल्थी एडल्ट्स, मतलब जो बहुत बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो निमोनिया करते हैं वो नॉर्मल हेल्थी एडल्ट के अंदर भी फेरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा तरीका इनहेलेशन ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द एयर, एग्जांपल माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड फंगल निमोनिया, मतलब जो बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो वायु में यानी हवा में एयर में घूमते रहते हैं उनको हम इनहेलेशन कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं तो उस वजह से भी निमोनिया हो सकता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया और फंगल निमोनिया। तीसरा हेमेटोजीनस स्प्रेड फ्रॉम द प्राइमरी इन्फेक्शियस एल्सवेयर इन द बॉडी, प्राइमरी इन्फेक्शन एल्सवेयर इन द बॉडी, एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तीसरा तरीका है निमोनिया होने का कि अपने बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन हेमेटोजीनस रूट के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू लंग्स तक आ जाए तो उस वजह से भी निमोनिया हो सकता है, यानी लंग्स के अंदर वो इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है। इसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब देखते हैं स्टेजेज ऑफ निमोनिया, मतलब निमोनिया डेवलप होने में कौन कौन सी स्टेजेज होती है। तो फर्स्ट स्टेज है हाइपरईमिया या कंजेशन। तो इस स्टेज में क्या होता है, द एल्वेलाई लुक मोर रेड एंड वेस्कुलर कंजेशन इज मार्क्ड, आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड इज इनटू द एल्वेलाई। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एल्वेलाई होती है वो ज़्यादा ट्रेट दिखाई देती है और वेस्कुलर कंजेशन मतलब जो वेसल्स होती है वो भी कंजेस्टेड दिखाई देती है, और उसमें मतलब वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एल्वेलाई के अंदर आता है। फ्लूइड वेसल से एल्वेलाई के अंदर आउट पावर होता है, मतलब फ्लूइड होता है जो वेसल से निकल कर एल्वेलाई में जाता है। एल्वेलाई आर क्रीपिटेंट टू टच, क्रैकलिंग साउंड मतलब उनमें क्रैकलिंग साउंड अगर उनको टच किया जाए तो उसमें क्रैकलिंग साउंड आ सकती है। स्लाइड कंजेशन एंड स्वेलिंग इन एल्वेलाई, मतलब जो एल्वेलाई होती है उसमें स्लाइडली कंजेशन होता है और स्वेलिंग होती है एल्वेलाई के अंदर। इस स्टेज के अंदर ये 1 से 24 घंटे के अंदर डेवलप होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज रेड हिपेटाइजेशन। रेड और हिपेटाइजेशन में का मतलब क्या होता है? हिपेटाइजेशन का मतलब होता है लीवर जैसी दिखाई देने लगती है, और रेड मतलब रेड रेड हो जाती है। एल्वेलाई लुक्स मोर रेडिश देन बिफोर, पहले से ज़्यादा लाल दिखाई देने लगती है। देयर आर मैसिव डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड एल्वेलाई आर फिल्ड विथ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रोफिल्स RBC एंड फिब्रिन। इसमें क्या होता है कि कैपिलरीज होती है उनका बहुत ज़्यादा डायलेशन देखने को मिलता है, और एल्वेलाई होती है उसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स जो WBC का टाइप है, RBC और फिब्रिन टिश्यू फिब्रिन ये सब क्या होते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। द लंग्स अपीयर रेड एंड ग्रेनुलार सिमिलर टू द लीवर, मतलब रेड दिखाई देता है और ग्रेनुलार दिखाई देता है, मतलब ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जैसा कि लीवर में होता है। तो इसलिए इस स्टेज को क्या बोला जाता है, वाई विच इज़ वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड
हेपेटाइजेशन, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हेपेटाइजेशन। मतलब ये लीवर के जैसा दिखाई देता है। और रेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रेड होता है इसमें। और ये कंडीशन डेवलप होती है 2 से 3 दिन में। फर्स्ट कंडीशन हाइपरीमिया या कंजेशन की कंडीशन 1 दिन के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर डेवलप हो रही थी। और ये हो रही है, वो एक दिन के अंदर डेवलप हो रही थी, ये हो रही है 2 से 3 दिन के अंदर डेवलप। तो नेक्स्ट स्टेज है ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीजेज एंड ल्यूकोसाइट एंड फिब्रिन कंसोलिडेट इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है कि जो अभी से स्टेज आती है ग्रे हेपेटाइजेशन, इसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है एल्विलाई के अंदर। और वहाँ पे जो ल्यूकोसाइट यानी WBC का जो टाइप होता है ल्यूकोसाइट, वो और फिब्रिन क्या होती है, कंसोलिडेट हो जाती है, मतलब कंडेंस हो जाती है, यानी वहाँ पे जम जाती है। एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ लंग्स, जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है लंग्स का, वहाँ पर एल्विलाई लुक ग्रेइश, एक ग्रे कलर की दिखाई देती है। वो टच करने पर सॉलिड होती है और फाइबर जैसी होती है, फाइबर यानी फाइबर जैसी हमें महसूस होती है। इसका टेक्सचर फाइबर हो जाता है। और सोलन एंड कंजेस्टेड एल्विलाई, एल्विलाई सोलन एंड सूजी हुई होती है और कंजेस्टेड होती है। मतलब कंजेस्टेड मतलब किसी भी चीज़ से भरी हुई, यानी जैसे कि इसमें ल्यूकोसाइड्स और फिब्रिन होती है, वहाँ पे कंजेस्टेड या कंसोलिडेट हो जाती है। और ये होती है 5 से 7 दिन के लिए ये ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज। नेक्स्ट है रिसोल्यूशन स्टेज। इसमें क्या होता है, कंप्लीट रिसोल्यूशन एंड हीलिंग अकर इफ़ देर आर नो कॉम्प्लिकेशन। मतलब यदि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तो कंप्लीट हीलिंग हो जाती है। द एक्सुडेट बिकम लाइज्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द मैक्रोफेजेज। मतलब जो एक्सुडेट बना था, फ्लूइड बना था एल्विलाई के अंदर, आउट पावरिंग हुआ था फ्लूइड का कैपिलरी से एल्विलाई के अंदर, वो क्या होता है, लाइज्ड यानी उसको तोड़ दिया जाता है, यानी जो कंसोलिडेट हुआ था उसको थिन करके तोड़ के उसको मैक्रोफेजेज के द्वारा प्रोसेस कर लिया गया है, यानी निकाल दिया जाता है। द नॉर्मल लंग टिश्यू इज रिस्टोर्ड, नॉर्मल लंग्स टिश्यू रिस्टोर हो जाते हैं। एंड पर्सन गेट गैस एक्सचेंज एबिलिटी रिटर्न टू द नॉर्मल। और जो पर्सन की गैस एबिलिटी है, गैस एक्सचेंज एबिलिटी, वो नॉर्मल हो जाती है। एल्विलाई आर नॉर्मल अपीरियंस हो जाता है एल्विलाई का। और ये 1 से 2 वीक के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है। आगे हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ निमोनिया एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट। मतलब निमोनिया के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है। तो पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कि कम्युनिटी के अंदर एक्वायर्ड किया गया निमोनिया, CAP। तो अकर्स इन द कम्युनिटी सेटिंग इन फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब ये कोई भी कम्युनिटी सेटिंग होती है, यानी कोई भी कम्युनिटी में हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर एडमिशन के 48 आवर्स बाद में जो निमोनिया होता है उसे बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। मतलब आप किसी भी कम्युनिटी के हॉस्पिटल में गए, कम्युनिटी के अंदर जो भी एक्वायर्ड होता है निमोनिया, उसे बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP। एजेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, पॉजिटिव एजेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, इसे निमोकोकस भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी होता है। वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किस में होता है, अधिकतर चिल्ड्रन के अंदर। आगे देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या नोजोकोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल एक टर्म होती है जिसे यूज किया जाता है हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा इन द हॉस्पिटल सेटिंग आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो इसमें निमोनिया होता है, लंग्स की जो पेरेन्काइमा होती है उसका इन्फ्लामेशन होता है, वो 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में एंट्री करने या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के 48 आवर्स के बाद में निमोनिया होता है, उसे बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। उसमें तो कम्युनिटी सेटिंग में हो रहा था और इसमें हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। इसमें एजेंट कौन कौन से होते हैं, ई कोलाई होता है मोस्ट कॉमनली, और दूसरा होता है स्टेफाइलोकोकस, उसमें था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस और एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एक होता था माइकोप्लाज्मा। आगे हम देखते हैं वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया। मतलब कि जो वेंटिलेशन के यूज से जो निमोनिया होता है उसे बोलते हैं वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया। ये होता है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल का सब टाइप्स भी बोल सकते हैं इसे, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का सब टाइप्स भी बोल सकते हैं। इट इज ए सब टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, क्योंकि ये भी हॉस्पिटल के अंदर ही होता है। इट अकर्स आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं हम,
उसके 48 आवर्स के बाद में ये होता है। अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया होता है नेक्स्ट, फोर्थ टाइप। HIV एसोसिएटेड होता है पोलियोनिमोसिस्टिक जीरोविकी, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया क्या होता है, इसमें HIV से एसोसिएटेड रहता है, मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी देखता है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म, इसमें मतलब ऐसा होता है कि जो HIV की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज हुई थी, तो उस वजह से जो पेशेंट के अंदर जो निमोनिया का एजेंट था वो बाद में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देता है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, मतलब कि इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ एक्शन, सडन ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कि जो वो जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसका सडन ऑनसेट देखने को मिलता है, और उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सडनली प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फीवर होती है, उसमें चिल्स होती है, फीवर होती है 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की। आगे देखते हैं कौन कौन सी, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो इसमें डिस्निया भी देखने को मिलता है। कफ विथ स्पुटम होता है, मतलब स्पुटम में और कफ होता है और स्पुटम भी आता है, उसमें रस्टी कलर का स्पुटम आता है इसके अंदर। निमोनिया के अंदर रोंकी साउंड आती है, एक अब नॉर्मल साउंड होती है जो रेस्पिरेशन के अंदर आती है। चेस्ट पेन ड्यू टू द प्लूराइसी और प्लूराइटिस, जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन को बोलते हैं प्लूराइटिस। इसके अंदर इसके कारण क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण चेस्ट पेन होता है। टेकीपनिया होता है, मतलब कि जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाती है। वीकनेस हो सकती है पेशेंट को, टेकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसलिए होता है क्योंकि CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता, CO2 एक्यूमुलेट हो जाती है लंग्स के अंदर, और उसकी वजह से जो एसिडोसिस होता है वो देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देखते हैं आगे इसके, मतलब इसका पता कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन से और फिजिकल एग्जामिनेशन से, मतलब नर्स शुरुआत में उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करती है सबसे पहले, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, मतलब उसे हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करती है। फिर चेस्ट एक्सरे करते हैं उसका, निमोनिया के पेशेंट का ABG एनालिसिस करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का और अदर गैसेस का सेचुरेशन देखते हैं। ब्रोंकोस्कोपी करते हैं उसके अंदर, एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं ब्रोंकाई के अंदर, और स्पुटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए स्पुटम लेते हैं, मतलब बैक्टीरिया कौन सा है या वायरस कौन सा है इसका पता करने के लिए। ब्लड कल्चर में भी इन्फेक्शन का पता किया जा सकता है, और स्पुटम के अपीयरेंस के हिसाब से मतलब कि ये पता किया जा सकता है कि कौन सा टाइप का निमोनिया है। तो स्पुटम का अपीयरेंस होता है, उससे निमोनिया के टाइप का पता लगाया जा सकता है, और कोज या मतलब निमोनिया का। तो पुरुलेंट स्पुटम होता है, मतलब उसके अंदर पस होती है, तो टिपिकल निमोनिया कंसिडर होता है, मतलब टिपिकल निमोनिया माना जाता है। म्यूकोइड यानी म्यूकस ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर इंटरस्टिशियल निमोनिया प्रेजेंट होता है, तब म्यूकोइड स्पुटम होता है। रस्टी कलर में होता है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया में, ग्रीन कलर होता है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा में, और ब्लड टिंज्ड यानी मतलब ब्लड होता है तो उसके अंदर कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या TB के अंदर भी होता है। जब TB बीमारी होती है तब भी ब्लड आता है स्पुटम में। फाउल स्मेलिंग मतलब जो स्पुटम होता है उसके अंदर बदबू आ रही है बहुत तेज़, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एनोरोबिक बैक्टीरिया निमोनिया है, जैसे कि निमोनिया होता है, तो इनका एक इन्फेक्शन कंसिडर किया जाता है, मतलब ये इनका इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। रेस्ट इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन विच प्रोप्ड अप पोजिशन, मतलब कि पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें प्रोप्ड अप पोजिशन देते हैं, मतलब कि सेमी पाउलर या फाउलर पोजिशन देते हैं उसे। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू ट्रीट साइनोसिस, मतलब साइनोसिस को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी बाय नेजल कैथेटर और मास्क, नेजल कैथेटर या मास्क के थ्रू से ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ह्यूमिडिफाइड O2 प्रिवेंट ड्राइनिंग ऑफ एल्वियोलाई और म्यूकस मेम्ब्रेन, ह्यूमिडिफाइड O2 देते हैं, मतलब इसके नम ऑक्सीजन देते हैं ताकि वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या एल्वियोलाई वो ड्राई ना हो जाए, मतलब सूख ना जाए। आगे देखते हैं ट्रीटमेंट बाय ड्रग्स, मतलब कि कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं इसमें। वायरल निमोनिया नो ड्रग्स आर गिवन, मतलब इन वायरल निमोनिया, मतलब वायरल निमोनिया में कोई ड्रग्स नहीं दी जाती है। ड्रग्स यूज्ड इन अदर टाइप ऑफ निमोनिया आर, अदर टाइप ऑफ निमोनिया में जो भी ड्रग्स यूज ली जाती है वो है एंटीबायोटिक देते हैं हम किस में, बैक्टीरियल निमोनिया में। कौन कौन सी होती है इसमें, ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन, मतलब बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसके अंदर
एंटीबायोटिक्स में ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन, मतलब पहले पेनिसिलिन को प्रिपेयर करते हैं, फिर देते हैं टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं, कोडिन फॉस्फेट, ये क्या करते हैं स्पुटम को बाहर निकालने में आसानी कर देते हैं या फिर आसानी से बाहर निकल जाता है स्पुटम इनको लेने के बाद में। एनाल्जेसिक देते हैं टू रिड्यूस द पेन, जैसे कि पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं इसके अंदर। डायजेपाम इज एडवाइज्ड इफ द पेशेंट इज डिलीरियस या अनकॉन्शियस, मतलब इसमें डायजेपाम भी दे सकते हैं पेशेंट को यदि पेशेंट कैसा है, डिलीरियस है या अनकॉन्शियस है तो। ग्लूकोज सैलाइन इन्फ्यूजन इफ हाइपोटेंशन और पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर इज प्रेजेंट, यदि पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर प्रेजेंट है तो उसमें ग्लूकोज सैलाइन भी दे सकते हैं। डाइट थेरेपी में क्या करते हैं, डाइट में कौन कौन से चेंजेस लाते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है और लंग्स में जो पेरेन्काइमा होता है इसका इन्फ्लामेशन होता है, तो इसमें क्या करते हैं हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं और फ्लूइड भी उसको ज़्यादा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से बैलेंस रखते हैं हम। आगे देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, मतलब ये एक नर्स का क्या रोल होता है निमोनिया के अंदर। स्टार्ट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, फिजिशियन जैसे प्रिस्क्राइब करता है उस तरीके से क्या करनी है उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करनी है। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है उसे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा हो तो। डू सक्शनिंग टू रिमूव द एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रेशन, सक्शनिंग करनी है ताकि उसके ब्रोंकियल सिक्रेशन यदि एक्सेस हो रही हो तो वो हटाई जा सके। प्रोवाइड लेटरल पोजिशन टू द पेशेंट इफ ऑन द अफेक्टेड साइड, मतलब जो अफेक्टेड साइड है पेशेंट की उस तरह उसे लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, मतलब लेफ्ट लंग अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड की पोजीशन प्रोवाइड करनी है और राइट लंग अफेक्टेड है तो राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक इफ पेशेंट एज फीवर एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट को यदि उसे फीवर है तो। एनकरेज पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड वाटर, पेशेंट को खूब सारा फ्लूइड और वाटर पीने के लिए एनकरेज करना है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर थोरासेंटेसिस इफ प्लूरल इफ्यूजन इज नोटेड, यदि प्लूरल इफ्यूजन है मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर गया है तो थोरासेंटेसिस के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। थोरासेंटेसिस में क्या करते हैं, जो ये लंग्स है जैसे कि ये लंग्स है, एक लंग्स है ये, इसके चारों तरफ जो है प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर फ्लूइड भर गया है तो इसमें थोरासेंटेसिस में क्या करते हैं रिब्स के बीच में से पंचर करते हैं और एक नीडल की सहायता से यहाँ से जो भी फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर इसे निकाल लेते हैं। इंक्रीज एक्टिविटी लेवल ऑफ पेशेंट इन ग्रेजुअल मैनर, मतलब ग्रेजुअल मैनर में पेशेंट की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मतलब कि धीरे धीरे पेशेंट की एक्टिविटी इंक्रीज करना है, अचानक से नहीं करना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। मॉडिफाइड डाइट फॉर द पेशेंट एज एडवाइज्ड, मॉडिफाइड डाइट को मॉडिफाई करना है पेशेंट की को और एयरवे को मेंटेन रखना है, एडिक्वेट ऑक्सीजन देनी है उसे। रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करना है। ऑस्कल्टेड ब्रेथ साउंड एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, मतलब कि हर 2 घंटे में से ब्रेथ साउंड को ऑस्कल्टेट करना है, रोंग की जैसी साउंड को ऑस्कल्टेट करना है और मेजर करना है, असेस करना है। मॉनिटर पेशेंट्स एबीजी लेवल स्पेसिफिकली इफ ही एज हाइपोक्सिया, मतलब यदि पेशेंट को हाइपोक्सिया है तो उससे एबीजी लेवल चेक करना है पेशेंट का, उससे ऑक्सीजन का पता चलता है ब्लड के अंदर। परफॉर्म परक्यूशन वाइब्रेशन एंड पोस्टुरल ड्रेनेज एवरी 4 to 6 आवर्स, मतलब पेशेंट में परफॉर्म करना है परक्यूशन वाइब्रेशन और पोस्टुरल ड्रेनेज एवरी 4 to 6 आवर्स, मतलब ये इससे क्या होता है स्पुटम आसानी से बाहर निकल जाता है। और गिव ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सो दैट पेशेंट कैन स्लीप, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को ताकि पेशेंट आसानी से सो सके। असेस द स्किन टेम्परेचर एंड कलर एंड रिकॉर्ड नर्सेस नोट्स इन नर्सेस नोट्स, मतलब कि स्किन का कलर और टेम्परेचर रिकॉर्ड करना और उसे नर्सेस के नोट्स में रिकॉर्ड कर लेना उसे। रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट ऑफ फ्लूइड रिकॉर्ड करना है। परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी आफ्टर नेबुलाइजेशन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रेशन, मतलब कि पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है ताकि उसके जो सिक्रेशन है वो मोबिलाइज हो सके, आसानी से बाहर निकल सके। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, मतलब माइक्रोब्स एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहले क्या होगा, माइक्रोब्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा, फिर उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा बॉडी का
और म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। तो उससे क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको पेनिट्रेट कर जाएगा, माइक्रोब्स यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाएगा। वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, वेजोडाइलेशन होगा, वेसल्स का डायलेशन होगा और ब्लड फ्लो वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। कंसोलिडेशन एंड ल्यूकोसाइड्स एंड फिब्रिन, मतलब कि जो स्टेजेस थी निमोनिया की वो यहाँ पर वो अकर हो रही है। उसके बाद क्या होगा, पहले वेजोडाइलेशन हुआ था, फिर कंजेशन हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ था, फिर कंजेशन हुआ था, वो सभी स्टेज हो रही है यहाँ पे। कंसोलिडेशन होगा वहाँ पे, मतलब ल्यूकोसाइड्स और फिब्रिन वहाँ पे जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कंजेशन ऑफ एल्विलाई फिल्ड विद फ्लूइड पस एंड ब्लड, मतलब कि एल्विलाई के अंदर फ्लूइड पस और ब्लड भर जाएगा और वो वहाँ पे जमा हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, जो लंग्स होंगे उसका कंसोलिडेशन हो जाएगा, मतलब लंग्स जकड़ जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, निमोनिया। अब इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, मतलब ये बाद में फर्दर की कौन सी डिजीज़ कोज कर सकता है। पहला है प्लूरल इफ्यूजन, मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर सकता है। प्लूराइसी यानी प्लूरल कैविटी का इन्फ्लामेशन। एम्फाइमा हो सकता है, एम्फाइमा का अर्थ होता है प्लूरल कैविटी के अंदर पस भर जाना। और पेरिकार्डाइटिस कभी कर सकता है, मतलब पेरिकार्डियम जो सेक होती है हार्ट के चारों तरफ होती है, उसके अंदर भी फ्लूइड इन्फ्लामेशन हो सकता है। और एटेलेक्टेसिस होता है, एटेलेक्टेसिस भी ये कोज कर सकता है।